तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 18 फरवरी 2026 को जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 का वीडियो होने वाला है, यानी कि 5वें सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 सैंपल पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और वन शॉट की वीडियो भी अपलोड कर दी है आप सभी बच्चों के लिए। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वाला जो सैंपल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, आप देख लीजिएगा सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम टू सेम आपके 18 फरवरी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होकर के आ जाएगा, जो फिज़िकल का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। ठीक है? तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार, पूरे सिलेबस का निचोड़ दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? पिछले 10 साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं, ठीक है? और थैंक यू सो मच बच्चों, जो आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं। इसी तरह से इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। विद्यालय स्टडी पॉइंट ऑलवेज़ आपके साथ है, आपके जय भैया एनसीईआरटी वाले सर ऑलवेज़ आपके साथ है। और अभी तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत हो रही है। 18 तारीख को आपका पहला पेपर है, उसके बाद आपका दूसरा है 26 तारीख को जियोग्राफी, फिर अगर मेन सब्जेक्ट की बात करूँ तो 12 मार्च को है और लास्ट एग्ज़ाम है आपका 8 अप्रैल को। अभी ये सफ़र लंबा चलना है, ठीक है? तो इसी तरह से वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 1270 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ लाऊँ मैं जल्दी-जल्दी, तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए यस जय भैया, ठीक है? और वीडियोस लाइए सैंपल पेपर की जल्दी-जल्दी, तो मैं आपके लिए फटाफट से वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा 5वां सैंपल पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में हम खंड ए भी कहते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में आसन की पहचान कीजिए, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया जी हैं जो कि योगा का एक आसन कर रहे हैं। हमें बताना है कि ये जो भैया जी है, ये योगा का कौन-सा आसन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये योगा का आसन किया जा रहा है, इसे बोला जाता है पवन मुक्तासन। क्या बोलते हैं बच्चों? पवन मुक्तासन। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द पोस्चर इन द गिवन पिक्चर एंड इसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन। ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। इसी के आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रहता है, यानी कि ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो इसको भी देख लेते हैं कि यह जोड़ों में दर्द व सूजन की स्थिति आलसी जीवन शैली, आनुवांशिक सदन, प्रतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन, सूजन आदि इसके सामान्य रूप है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जिस चीज़ की बात की जा रही है उसे गठिया बोला जाता है बच्चों, जिसके अंदर जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होता है, ऐसी स्थिति रहती है, ठीक है? आलसी जीवन शैली और आनुवांशिक सदन इनके कारण हो सकता है, ठीक है? और प्रतिरक्षा प्रणाली में सूजन आदि के ये इसके सामान्य रूप है। तो गठिया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे कि ऑर्थराइटिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम जो 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, यहाँ तक कि 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के आपके 15-15 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। इन सैंपल पेपर्स को बनाने में हमने हमें लगभग यहाँ पर 6 महीने का समय लग गया बच्चों, हमारी पूरी टीम को। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सैंपल पेपर होने वाला है, ठीक है? अच्छा, इन सैंपल पेपर्स को बनाने के लिए हमने किन-किन चीज़ों का सहारा लिया है? तो पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के, उनको अच्छे से हमने एनालाइज़ किया है और उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो हर साल के एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड का आपका पेपर होता है, तो उन क्वेश्चंस को हमने इन सैंपल पेपर के अंदर ऐड किया है।
साथ ही साथ लगभग हमें 10 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते। तो जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है और इन सैंपल पेपर्स के अंदर ऐड किया है, जिससे कि ये सैंपल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई आंसर्स तो ऐसे हैं बच्चों जो मैंने मुँह से बोल-बोल करके लिखे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है? जिससे कि आप आसानी से हर एक चीज़ समझ सकें, ठीक है? तो मेरी तरफ से तो 2000% रिकमेंडेड है आप सभी बच्चों के लिए, सैंपल पेपर को ज़रूर लीजिए। स्क्रीन पर आपको जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं और अभी के टाइम पे आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर, और जो कि लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का ओरिजिनल प्राइस ₹299 है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल ₹149 में आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन-सी विधि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ, वो विधि जो सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, वो है आपका यहाँ पर पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच प्रशिक्षण विधि, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ नॉट यूज्ड टू इंक्रीज टॉलरेंस, ठीक है? तो पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच ट्रेनिंग मेथड आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि यह हड्डी की निश्चित मात्रा खनिजों और ज़्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का मापने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये किस चीज़ की बात यहाँ पर कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पर बात हो रही है हड्डी का द्रव्यमान, इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स मोस्टली कैल्शियम एंड जैसे कि फास्फोरस इन बोन। तो ये यहाँ पर बात हो रही है बोन ऑफ मास की, ठीक है? तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन कि सामान्य बॉडी मास इंडेक्स की सीमा क्या है, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज अ नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स रेंज। तो अगर हम नॉर्मल बॉडी मास देखें तो वो रहता है बच्चों आपका यहाँ पर 18.5 से लेकर के 24.9 तक। ये इसको हम सामान्य बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, नॉर्मल यहाँ पर इसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहेंगे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर चौथे का ये जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बताया गया है कि इसे रेटिनल भी कहा जाता है विटामिन ए को, ठीक है? और शरीर की वृद्धि और विकास जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विशेषकर आंखों के लिए विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर ये कह रहा है। अगला है विटामिन डी, ये क्या होता है जी? तो शरीर की सभी हड्डियों के बनाने और उनके वृद्धि और विकास में ये काफ़ी सहायक होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है विटामिन ई, यह सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है विटामिन के, तो विटामिन के जो होता है बच्चों, यह खून को जमाने में सहायता करता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी बातें बोली गई हैं विटामिन से संबंधित, ये सारी बातें बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ए, डी, ई और के बारे में, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। क्लियर है? चलिए, और देखिए बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे वीडियो पर तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक है? आपको यहाँ पर करेक्टली मैच करके बताना है। तो सबसे पहले हमारा 600 मीटर पैदल जैसे कि दौड़ चाल करके, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको समझा रखा है कि ये होता कैसे है। प्रीवियस सैंपल पेपर्स की वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर ना प्रॉपर क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है? तो वो मैंने आपको करवा रखा है। खैर, तो जो 600 मीटर यहाँ पर दौड़ पैदल चाल जो है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा सहन क्षमता के लिए ये किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? सहन क्षमता के लिए। अगला है सिट एंड रिच, ठीक है? ये भी मैंने आपको बता रखा है कैसे किया जाता है, ठीक है? प्रीवियस आप सैंपल पेपर्स की वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो सिट एंड रिच की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा लचक के लिए, यानी फ्लैक्सिबिलिटी के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पुशअप्स, ठीक है? तो पुशअप्स तो बहुत सिंपल है, ये मसल की ताकत को देखने के लिए किया जाता है और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। और लास्ट में हमारा
फ्लैट टेपिंग टेस्ट। तो ये जो है बच्चों आपका गति और समन्वय के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये मिलान कर सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पतला, लंबा व उदास व्यक्ति इनमें से किस में माना जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति पतला होता है, लंबा होता है और उदास होता है, तो वो किस टाइप का व्यक्ति होता है बच्चों? तो वो होता है आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। कैसा व्यक्ति होता है? वो एक्टोमॉर्फिक होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक चित्र देखिए बच्चों आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके एंडोमॉर्फी, ठीक है। एक होते हैं मेसोमॉर्फी और एक होते हैं एक्टोमॉर्फी। तो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर यहाँ पर एक्टोमॉर्फी के बारे में बताया गया था। ऐसे व्यक्ति यहाँ पर पतले होते हैं, लंबे होते हैं और थोड़े से उदासीन स्वभाव के होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये है हमारा जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था बच्चों। ओके, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ थिन, टॉल एंड सैड पर्सन इज नोन एज विच ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक्टोमॉर्फी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्टोमॉर्फी होगा करके। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं होने का, तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल स्तर, ठीक है, ये नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं होगा बच्चों। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम डेली बेसिस पर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह से और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक वगैरह का खतरा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर हम डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, ये गलत है। तो इस हिसाब से मतलब ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए यहाँ पर अपने 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है क्या कहलाता है? तो देखिए वो जो बल होता है, वो जो फोर्स होता है बच्चों, जो आपका यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण बल। इसके 2 बेस्ट एग्जांपल जो मैं हर बार देता हूँ, एक है आपका यहाँ पर ये गाड़ी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एकदम मस्त सी हमारी गाड़ी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप देखिए इस तरह से ये गाड़ी जब चलती है तो इसके जो पहिए होते हैं बच्चों, ये किससे घर्षण करते हैं? ये रोड के साथ घर्षण करते हैं, ठीक है। और एक और बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे पुराने ज़माने में आदि मानव काल में 2 पत्थर को टकरा करके हुलुलुलु करके, नहीं मतलब उस तरह से यहाँ पर बोला जाता था कि आग जल गया, ये आग जल गया, है ना। तो इस तरह से तो ये भी एक तरह से घर्षणी बल का यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ, समझ रहे बच्चों। तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फोर्स कॉल्ड दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, ये अभिकथन और कारण वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि खेल चोटों से बचने के लिए उचित वार्मिंग, स्ट्रेचिंग और कूलिंग करे, ठीक है। खेल में जो हमें चोट लग जाती है तो उससे बचने के लिए हमें उचित रूप से यानी सही तरीके से वार्मिंग स्ट्रेचिंग करना चाहिए, ठीक है, मतलब वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, ठीक है, अपने बॉडी को शांत रखना चाहिए, जिससे कि हम खेल चोटों से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा जा करके खेल खेलने लग जाए, ठीक है। वार्म अप तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम जिम वगैरह में आप देखते होंगे, आप तो 12वीं क्लास में हैं, आपके कई दोस्त जिम भी जाते होंगे, तो जिम जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना वहाँ जा करके जिम में जाके सीधा डंबल उठाना शुरू कर देंगे और बोलेंगे जिम दे शौकीन हैवी वेट मार दे, ओ भाई जिम दे शौकीन हैवी वेट मार दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब जाते हैं वहाँ जिम में तो आप देखते होंगे कि पहले वो वार्म अप करते हैं, वार्म अप में पुशअप कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं और तब जा करके वो अपना नॉर्मल जो जिम की एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करते हैं, समझ रहे हैं। तो खेलों में भी हमें चोटों से बचने के लिए उचित वार्मिंग, स्ट्रेचिंग और कूलिंग करना चाहिए। ये बिल्कुल भाई यहाँ पर सही बात बोला जा रहा है। कारण देखिए क्या कह रहा है कि खेल की घटनाओं से पहले चिकित्सीय अभ्यास की मदद से घायल हिस्से के पुनर्वास की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो इस हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों, ठीक है।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्म प्रॉपर वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग एंड कूलिंग डाउन टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजुरीज, एंड रीजन दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। एंड आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 11वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 11वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये बच्चों आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कब शुरू किया गया था। ठीक है, जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं 3 चीजें करने वाला हूँ। ठीक है, 3 चीजें क्या क्या करूंगा उसके कमेंट के साथ। अगर करेक्ट आंसर आपने कमेंट किया और सबसे पहले कमेंट किया तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, तो जो कि मैं अक्सर दिया करता हूँ सही आंसर वाले बच्चों को। साथ ही साथ उसके हार्ट के निशान देने के साथ मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा उसके कमेंट को, एंड पिन करने के साथ साथ भी उसके कमेंट के रिप्लाई में जाकर के मैं लिख दूंगा गुड, या कुछ इस तरह से उस बच्चे को मोटिवेट कर दूंगा कि बढ़िया। ठीक है, इस तरह से तो 2 से 3 चीजें मैं आपके कमेंट के साथ करूंगा जिससे आप थोड़े से मोटिवेट होंगे, या और आपको लगेगा भी कि हाँ यार मैंने सबसे पहले करेक्ट आंसर कमेंट करके बताया सर को और सर ने मुझे यहाँ पर एक तरह से शाबाशी दी। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वाज द नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम स्टार्टेड, तो आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए, हृदयी निर्गम जिसे हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका कार्डिक आउटपुट होता है बच्चों यहाँ पर, ये होता है रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है, इसे हम लोग कार्डिक आउटपुट या फिर हृदय निर्गम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि खून का वो यहाँ पर कतरा या वो मात्रा, ठीक है, जो यहाँ पर हर मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है। इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है, हमारा दिल जो होता है, वो हर मिनट जो यहाँ पर निकालता है वो यहाँ पर ये होता है हृदय निर्गम यानी कि कार्डिक आउटपुट। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका जो 12वां क्वेश्चन है बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि कार्डिक आउटपुट ऑक्योर्स तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट ईच मिनट। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि स्वस्थ शरीर के वजन को नियंत्रित करने के तरीके में शामिल है। ठीक है, जो हमारा स्वस्थ शरीर होता है उसका वजन जो होता है उसको नियंत्रित करने का जो तरीका होता है उसमें क्या शामिल होता है बच्चों, तो उसमें शामिल होता है बच्चों नियमित शारीरिक गतिविधि करना, यानी रेगुलरली हमें फिजिकल एक्टिविटीज करती रहनी चाहिए जिससे कि हमारा जो फैट है वो ज़्यादा जमा ना हो और हम मोटे ना हो जाए। समझ रहे हैं आप देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारे आपको दिखते होंगे लोग मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखते होंगे कि अपने आसपास जो दुकान वाले होते हैं, अंकल जो होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो यहाँ पर 40 की उम्र के बाद के जो एज के होते हैं वो ज़्यादातर आपको मोटे ही देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल अ हेल्दी बॉडी वेट इंक्लूड्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि योजना का लक्ष्य क्या है। ठीक है, कोई भी जो योजना होती है, प्लानिंग होता है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका एम क्या होता है। तो योजना का लक्ष्य होता है बच्चों इवेंट को सफलतापूर्वक करना। ठीक है, जैसे अभी आपका 17 फरवरी को यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होना है। ठीक है, तो 17 फरवरी के लिए आपने योजना बनाई होगी कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, ठीक है, इतने ही देर तक इंस्टा के रील्स देखूंगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करने लग जाऊंगा, और उसी योजना के एक पार्ट में आपका ये होगा कि सर की वीडियोस देखूंगा जाकर के, जिससे मुझे अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कई बच्चों का ये रहता है कि सर के सैंपल पेपर ले लूंगा जिससे मुझे एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है बच्चों, ये योजना का यहाँ पर लक्ष्य होता है जिससे कि हम कोई भी इवेंट को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से दे करके आएंगे, अपने बोर्ड एग्जाम को। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। यहाँ पर स्कीम है आपका, तो ये प्लानिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्लानिंग रहेगा। तो आपका इवेंट जैसे कि सक्सेसफुली डू टू इवेंट करके होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे, तो यहाँ पर अपने इवेंट को सक्सेसफुली करने के लिए। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन सा समावेशी स्कूल होगा। ठीक है, तो समावेशी स्कूल की बात करें तो विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षाओं वाला मुख्य धारा का स्कूल जो होगा वो समावेशी स्कूल कहलाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंक्लूसिव स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल विद इक्वल क्लासेस फॉर डिफरेंट एबिलिटीज। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंक्लूसिव स्कूल कहलाएगा।
ओके बच्चों, चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या भोजन मिथक में शामिल ये चीज नहीं है। ठीक है, तो फूड मिथ्स जिसको हम खाने से संबंधित गलत धारणाएं कहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आलू से वजन बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है आलू से वजन? ये गलत एक मिथ है, फूड मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो पूरा इंडिया आप देखेंगे तो मोस्टली आलू ही खाता है, तो क्या सबका वजन बढ़ गया? नहीं बढ़ा, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला, नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, गलत चीज़ है ये आपका, ये फूड मिथ है बच्चों। ठीक है, तो भैया नाश्ता हैवी करो, क्योंकि आपको उसके बाद पूरे दिन के लिए आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए होगा। अगला, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथ है, क्योंकि खाते समय ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको पानी पी लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई तीखा चीज़ हम खा रहे हैं और हमको प्यास लग गया तो हम पानी नहीं पिएंगे, पिएंगे बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि आप 2 रोटी खाए और 2 गिलास पानी ही पी लिए, तो पेट तो आपका वैसे ही भर गया और खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें खाते समय हल्का फुल्का 1 या 2 सिप पानी पी लेना चाहिए। थर्ड ये हो गया हमारा, और फोर्थ में जो है हमारा कि मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमें अपना आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऊपर की जो 3 चीजें हमने डिस्कस की, ये तो फूड मिथ्स के अंदर आ जाएगा बच्चों, लेकिन ये जो यहाँ पर फोर्थ वाला डी ऑप्शन है, मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है, ये फूड मिथ के अंदर नहीं आएगा। और ये बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से सही बातें बोली जा रही है। ठीक है, कि मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है भैया, मीठा खाने से मधुमेह होता है। अगर मान लीजिए आप एक आध मिठाई खा लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप डेली जाकर के आधा किलो मिठाई खा रहे हैं, तब तो भैया आपको मधुमेह या डायबिटीज हो ही सकता है, इसकी बहुत संभावना है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड रिलेटेड जैसे कि मिसकंसेप्शंस और फूड मिथ्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो आपका ईटिंग स्वीट्स डज नॉट कॉज डायबिटीज, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें क्या कह रहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क को 1 सप्ताह में कम से कम डैश समय के लिए तीव्र गति वाला व्यायाम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति 65 साल से जैसे कि ज़्यादा के होते हैं, तो उनको 1 सप्ताह में ये वाला एक्सरसाइज या ये वाला व्यायाम तो उनको करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? जैसे कि 75 मिनट से ज़्यादा, मतलब कि उनको एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करना चाहिए। यहाँ टाइम की बात कर रहा था बेसिकली, तो 75 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडल्ट ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज शुड डू एटलीस्ट डैश आवर्स ऑफ जैसे कि वाइजोरियस एक्सरसाइज पर वीक, तो 75 मिनट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर, और 18वें क्वेश्चन में बेसिकली हमें सही मिलान करके बताना है। तो चलिए जी सही मिलान कर देते हैं। पहला होता है एंटीबॉडीज उत्पन्न करना। एंटीबॉडीज क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर के अंदर जो भी हमें दिक्कत समस्याएं होती हैं, चाहे बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, तो या कोई वायरस हमारे शरीर में घुस गया हो जैसे कोरोना वायरस, तो उन सब से हमें कौन बचाता है? एंटीबॉडीज बचाते हैं। ठीक है, वो उन वायरस से, उन बीमारियों से लड़ते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः एंटीबॉडीज वगैरह कौन उत्पन्न करता है? हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज वगैरह बनाता है। ठीक है, और ये सब मिल करके काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहला है एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। तो क्या एंटीबॉडीज हमारे यहाँ पर उत्पन्न करता है बच्चों? तो वो करता है हमारा प्रोटीन। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में आप प्रोटीन लेंगे, उतना ज़्यादा आपका बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, और आपका बॉडी फिट एंड फिनिश रहेगा। नेक्स्ट, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है। तो अगर हम बात करें आंतरिक अंगों की सुरक्षा देने की, तो वसा जो फैट होता है ना बच्चों, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, थर्ड है हमारा हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक। ठीक है, तो हड्डी और दांत हमारा किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। तो इसके हमारा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक। तो लोहा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आयरन जरूरी होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो इस हिसाब से आपका ए वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश मीडियम में। ये आप देख सकते हैं, एंटीबॉडीज बनाने में कौन हमारी हेल्प करता है बच्चों? तो वो प्रोटीन करता है यहाँ पर। अगला यहाँ पर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, तो वो फैट करता है। एंड थर्ड है हमारा इट इज़ इसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, तो ये कैल्शियम जरूरी है। और फोर्थ के लिए हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारे बनाता है। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यहाँ पर आयरन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, और यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि किन्हीं 2 वृहत तथा सूक्ष्म खनिज लवण के नाम लिखिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं कि राइट नेम्स ऑफ एनी 2 मेजर एंड माइनर मिनरल
सॉल्ट्स, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया। और स्थूल पोषक तत्व के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिए जाने वाला आवश्यक खनिज आहार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वृहत खनिज लवण और सूक्ष्म खनिज लवण के बारे में बातें बताई गई हैं। देखिए, जो वृहत खनिज लवण होता है उसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आ जाता है। और सूक्ष्म खनिज लवण जो होता है उसके अंदर आयोडीन, लोहा, तांबा और क्रोमियम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आंसर आपको दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 20वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे शरीर के लिए विटामिन ए की महत्व क्या है, तथा इसके स्रोत लिखिए, ठीक है। तो देखिए, विटामिन ए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, यहाँ तक कि सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट है और उसमें से विटामिन ए के बारे में हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली पूछा है। तो देखिए बताते हैं इस तरह से आंसर लिख के। विटामिन ए, यह विटामिन सामान्य शारीरिक विकास और आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होता है हमारा, सामान्य शरीर का यहाँ पर जो विकास होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये विटामिन। साथ ही साथ आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्या, विटामिन ए बच्चों, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी व त्वचा जो कि खुश्क व सूखी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी कमी हो तो रतौंधी हो जाता है। रतौंधी मतलब रात में जिसको कम दिखता है या ना के बराबर दिखता है, वो रतौंधी एक बीमारी होता है जिसको ठीक किया जा सकता है। ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और अगर इसकी कमी ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो त्वचा होती है वो खुश्क व सूखी हो जाती है, ठीक है बच्चों। और इसके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है विटामिन ए, तो पीले व नारंगी फल जैसे पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, बंद गोभी, मटर, दुग्ध व दूध से बने हुए उत्पादों से हमें यहाँ पर विटामिन ए मिल सकता है बच्चों। क्लियर है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए फॉर आवर बॉडी एंड राइट इट्स सोर्सेज, ठीक है। तो विटामिन ए जो है हमारा नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये हमारी आइज़ के लिए और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस ओके और एंड द स्किन बिकम ड्राई, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी जैसी बीमारी हो सकती है और स्किन की ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर फेस करने को पड़ सकती है, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स लाइक पपाया, मेलन, ऑरेंज, कैरोट, ग्रीन जो कि लीफ आपका वेजिटेबल्स, इस तरह से करके यहाँ पर मिल्क वगैरह है ना, यहाँ पर ये आप सोर्स के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हमारा 21वां क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में प्रतिभा खोज के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या भूमिका है। तो देखिए, भारत में प्रतिभा खोज के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका जो कि इस प्रकार से है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खेल प्रतिभा की खोज की और उन्हें अपने कौशल और दक्षताओं को दिखाने और प्रदर्शन करने का और कौशल को विकसित करने का मौका दिया, ठीक है। तो जो आपका SAI है, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया कि भैया इंडिया खेलो अब यहाँ पर, ठीक है। और इसके तहत जो है यहाँ पर नए नए टैलेंट्स देखने को मिले हमें, ठीक है। और उनको यहाँ पर वो मौका दिया गया कि वो अपने टैलेंट को और निखार सके और विकसित कर सके, ठीक है। असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाता है और इस योजना के तहत चयनित होने का मौका भी दिया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर असाधारण प्रदर्शन करते हैं यानी कि एक्सीलेंट लेवल पर जाकर के अपना गेम का यहाँ पर वो दिखाते हैं परफॉर्मेंस कि हाँ भैया मैं यहाँ पर क्रिकेट में बहुत अच्छा बैटिंग कर लेता हूँ या मैं फुटबॉल अच्छा खेल लेता हूँ या मैं जो भी मतलब गेम्स अच्छे खेल लेते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का, तो उनको यहाँ पर सम्मान दिया जाता है और इसी योजना के तहत जो है उनको सिलेक्शन का मौका भी दिया जाता है। आगे देखिए, चयनित छात्रों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित या प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके छात्र हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा खेलते हैं कोई भी गेम, तो उनको यहाँ पर ट्रेनर प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा सके और उनको आगे नेशनल इंटरनेशनल इस लेवल पर खिलाया जा सके, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन टैलेंट सर्च इन इंडिया, ठीक है। तो द रोल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन टैलेंट सर्च इन इंडिया, तो इस तरह से आप लिखेंगे कि जो आपका SAI है अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम
discover sports talent and gives them an opportunity to showcase their skills and abilities and develop them into skills। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर बातें बताई गई हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उद्देश्य लिखेंगे इसका क्या है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का गति क्षमता मापने के लिए ये किया जाता है। इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, तो आवश्यक सामग्री लगेगी इसमें मापने की टेप 50 मीटर लेन वाली, आप जैसे कि मापने का सफ़ेद चूना लगेगा और समतल जगह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से 50 मीटर का यहाँ पर इस तरह से यहाँ बताया गया है, जगह वगैरह होना चाहिए। विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच होना चाहिए। स्कोर रिकॉर्ड करने को बनाने के लिए पेन और पेपर होना चाहिए। कैसे किया जाता है, प्रक्रिया बताया गया है कि परीक्षण 50 मीटर से अधिक एक एकल स्प्रिंग चालान शामिल है। इसके अंदर दर्ज किए गए समय के साथ एक स्थिर स्थिति से दूसरे के सामने एक पैर से शुरू करना है और टाइम कीपर टाइम लेना स्टार्ट कर देता है, वहीं परीक्षार्थी का स्कोर होता है। तो इस तरह से ये मतलब आपका पूरा प्रोसेस बताया गया है बच्चों। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन आपको कर रखा है। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, स्पीड कैपेसिटी मेजरमेंट करना। और मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पर मेजरिंग टेप वगैरह 50 मीटर का लेन होना चाहिए, वाइट चौक होना चाहिए, क्लीन एंड फ्लैट सरफेस होना चाहिए। ठीक है, पेन पेपर वगैरह होना चाहिए ताकि स्कोर वगैरह रिकॉर्ड किया जा सके। एंड अगर बात करें प्रोसीजर की, तो यहाँ पर आप प्रोसीजर इस तरह से देख सकते हैं, आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यातायात समिति के कार्यों को बताइए। जो यातायात समिति होती है उसका क्या काम होता है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यातायात समिति, तो ट्रैफिक वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होगा वो इनका होगा। तो देखिए यातायात समिति के कार्य, खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के लिए आने जाने के साधन यातायात समिति जुटाता है और खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के रहने की जगह से खेल के मैदान तक यहाँ पर लाने तथा खेल समाप्ति के बाद उन्हें वापस जहाँ से ठहरे हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य यातायात समिति द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो ये यातायात समिति के बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ट्रैफिक कमिटी। तो ये क्या करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अरेंज करवाता है, ताकि जो प्लेयर्स है ऑफिशियल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके आ सके। एंड आपका प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स को रेजिडेंस से लेकर के जो प्लेग्राउंड है वहाँ तक ये पहुँचाने और इस तरह से काम ये करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है कि व्यायाम पालन के शारीरिक लाभों का वर्णन कीजिए। जब हम व्यायाम का पालन करते हैं तो उसके शारीरिक लाभ हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो आप लिखेंगे व्यायाम पालन के शारीरिक लाभ, जो कि इस प्रकार से है। स्वस्थ वजन बनाए रखता है, ये हमारा जो एक हेल्दी वेट होता है एक इंसान का, उसको बनाए रखने में ये काफ़ी हमारी मदद करता है। हृदय रोगी के जोखिम को कम करेगा ये। ठीक है, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को भी ये कम करता है बच्चों। ठीक है, क्या, व्यायाम पालन बच्चों। क्लियर है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। तो आप इस तरह से लिखेंगे फिजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजिंग इज मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। और यहाँ पर 25वां क्वेश्चन हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि व्यायाम पालन का अर्थ तथा कारण लिखिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द मीनिंग एंड रीजंस फॉर फॉलोइंग फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आंसर इस तरह से लिखना है। व्यायाम पालन का अर्थ की अगर बात करें तो जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रेरणा के व्यायाम शुरू करता है तथा उस स्थिति को बनाए रखता है, तब वह व्यक्ति व्यायाम पालन करता है। व्यायाम करने के कारण जैसो कि तलाशना उन परिदृश्य में भी जहाँ छोड़ना व्यायाम करने से आसान होता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति होता है जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा के, बिना बाहर के किसी मोटिवेशन के व्यायाम करना शुरू कर देता है, तब वो व्यक्ति व्यायाम पालन करता है। ठीक है बच्चों, और आगे और ऐसी कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए व्यायाम पालन करने से यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे बीमारी होने की संभावना को ये कम करता है। ठीक है, कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग रोजाना शारीरिक व्यायाम करते हैं वे कम बीमार होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है डेली अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम यहाँ पर बीमार कम होंगे। अगला,
पुष्ट रहने और अच्छा यहाँ पर काया बनाए रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत से लोग व्यायाम करते हैं ताकि वे अच्छा दिख सके और वे उचित आराम के साथ उचित आहार भी ले सकें, ठीक है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह से व्यायाम वगैरह करते हैं और जो कि सही भी है। बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह को देखेंगे आप, तो वो सब व्यायाम यहाँ पर करते रहते हैं ताकि अपने आप को फिट एंड फिनिश दिखाए, है कि नहीं? आप देखते होंगे उनका एकदम डोले-सोले बॉडी-वॉडी निकला हुआ दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं और मस्त एकदम खाते-पीते जीवन अपना व्यतीत करते हैं। आगे देखिए, मानसिक विश्राम। लोग आराम करने के लिए व्यायाम का उपयोग करते हैं क्योंकि कई अध्ययन में ये बात साबित हो चुका है कि व्यायाम से ही हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक आराम में मदद करता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना बच्चों, तो हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है? मेंटली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से तो आप रेस्ट करके आराम ले सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आराम करना, इसका मतलब ये है, ये बहुत बड़े लेवल की बात हो रहा है। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब भी आपको समय मिले तो आप भी यहाँ पर व्यायाम यानी एक्सरसाइज किया कीजिए, ठीक है? अगला है मनोरंजन। व्यायाम जो होता है उसके समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका है, लोग इसे मनोरंजन के रूप में उपयोग करते हैं। इससे उन्हें सक्रिय और रचनात्मक बनने में मदद मिल सकती है, ठीक है, या मिलती है। तो देखिए, व्यायाम का जो समय होता है ये व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसे मनोरंजन के रूप में उपयोग करें। अगर हम कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं तो उससे हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हम हँसते-खेलते व्यायाम कर लेंगे उतना ज़्यादा सही लगेगा। अगर हम सोचेंगे अरे यार एक्सरसाइज़ करूँगा, ये वो, तो कहीं न कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? अगला सामाजीकरण, ये क्या है जी? तो इसको समझिए यहाँ पर। दूसरों के साथ खेलना और व्यायाम करना सामाजिकता में मदद करता है और एक व्यक्ति को आत्मविश्वास बनाता है और आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर व्यायाम वगैरह करते हैं तो दूसरों के साथ खेलने में और एक सोशली जैसे एक व्यक्ति को होना चाहिए वैसा होने में ये काफ़ी हद तक हमारी मदद करता है, क्योंकि हम इससे फिट एंड फिनिश रहते हैं। जब व्यक्ति का जो शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है तो बहुत तरह की चीज़ें उसके साथ अच्छी होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परफेक्ट, चलिए। अब हम लोग आ गए हैं 26वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि डाइटिंग अर्थात अल्पाहार के यहाँ पर नुकसान लिखने, कोई 6 नुकसान आपको बताने हैं। तो देखिए, डाइटिंग जो करते हैं इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं बच्चों, जैसे पाचन प्रणाली में गड़बड़ी होना, पेट में गैस की समस्या होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, थकान जल्दी होना, ठीक है, और चेहरे की चमक कम होना, मांसपेशियों में ऐंठन आना, हृदय रोग की समस्या बढ़ना, संभावना बढ़ना, ठीक है, पेट में दर्द होना, उच्च रक्तचाप, पेशाब में जलन होना। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, उनको अक्सर ये नुकसान झेलने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एनी 6 डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग, जो सो कि ईटिंग लेस। तो आप डेंजरस डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग के अंदर आप लिख सकते हैं कि डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हैविंग गैस प्रॉब्लम इन स्टमक, मसल वीकनेस, गेटिंग टायर्ड क्विकली, डिक्रीज इन फेशियल ग्लो, ठीक है? तो इस तरह से करके काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 27वें क्वेश्चन के अंदर। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गति को विकसित करने की विधियां निर्धारित दौड़ स्पष्ट कीजिए, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड थ्रू शेड्यूल्ड रेसिस, ठीक है? तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है कि निर्धारित दौड़, इसका अर्थ होता है कि दूरी को एक ही चाल से दौड़ना, ठीक है? जो दूरी होता है बच्चों उसको एक ही चाल से, एक ही जो यहाँ पर स्पीड होता है उससे दौड़ना बच्चों। आगे देखिए क्या बताया गया है कि सामान्य निर्धारित दौड़ में 800 मीटर तथा उससे अधिक की दौड़ शामिल होती है। सामान्य जो हमारा निर्धारित दौड़ होता है जिसके अंदर बोला जाता है कि यहाँ यहाँ हमें दौड़ना है, तो उसमें 800 मीटर दौड़ या इससे अधिक की दौड़ जो है वो शामिल होती है, ठीक है? एक धावक 300 से 320 मीटर पूरी गति से दौड़ सकता है, लेकिन लंबी दौड़ों में अपनी गति को कम करके वह ऊर्जा को बचाता है। अगर उसे लंबा रेस दौड़ना है तो वो धीरे धीरे दौड़ेगा, ठीक है, जिससे उसका एनर्जी बचेगा ताकि लास्ट में वो तेज दौड़ करके अपना यहाँ पर क्या कर सके, वो रेस को जीत सके।
उदाहरण के लिए यदि एक 800 मीटर दौड़ की मतलब दौड़ लगाने वाले एथलीट है और उसका समय 1 मिनट 42 सेकंड है, तो उसे पहले 400 मीटर दौड़ लगाकर 50 सेकंड में तथा दूसरी जो है 400 मीटर दौड़ लगाकर 52 सेकंड में लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट बताया गया है कि इस तरह के अभ्यास को पेस दौड़ का अभ्यास कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप्स का वर्णन कीजिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स डिस्क्राइब। ठीक है, तो देखिए जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए कुछ मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स आप में से ज़्यादातर लड़कों ने तो मारा ही होगा। ठीक है, यानी कि ये ना एक एक्सरसाइज होता है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कैसे पुशअप किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, और ये इसके 2 हाथ हो गए और ये इसके 2 पैर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर ये पुशअप करेगा। मैंने मतलब क्या बना दिया, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मतलब कि ना दोनों हाथ को ज़मीन पर रख करके पैरों से और फिर यहाँ पर ऐसे हाथ मतलब सारा जो जोर होता है हमारे हाथ के ऊपर आ जाता है मोस्टली और कुछ जोर हमारे पैरों पर रहता है। ठीक है, तब देन हम पुशअप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाओं के लिए या ये यूँ कह सकते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं, महिलाओं तो नहीं कहेंगे, लड़कियाँ कहेंगे, उनके लिए यहाँ पर जो पुशअप्स होते हैं उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया जाता है। तो उसी के बारे में हमें बताना है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप्स जो किस प्रकार से है, मापन, ऊपरी शरीर की ताकत, सहन शक्ति और ट्रैक स्थिरता, ये हमें मापना चाहिए। और आवश्यक उपकरण क्या चाहिए भैया? सपाट, साफ, गद्देदार सतह होना चाहिए, जिम मैट होना चाहिए या योगा मैट होना चाहिए, इनमें से कुछ एक होना चाहिए आपका। ठीक है, अगला पुशअप की प्रक्रिया क्या होगी? पुशअप तकनीक में घुटनों को जमीन पर टिकाकर रखा जाएगा और पीठ और घुटनों को सीधे रखते हुए विषय किसी जैसे कि पूर्व निर्धारित बिंदु पर शरीर को नीचे लाएगा। किसी अन्य वस्तु को छूने के लिए या कोहनी पर 90 डिग्री का कोण होने पर फिर बाहों को फैलाकर प्रारंभिक स्थिति में वापस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको ये पूरा का पूरा दिया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 29वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि महिलाओं के लिए खेलों में भाग लेने के क्या शारीरिक लाभ हैं? कोई 3 लिखिए। ठीक है, तो जो महिलाएं होती हैं वो गेम्स के अंदर जो पार्टिसिपेट करती हैं तो उसका शारीरिक लाभ उनको क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हमें बताना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, महिलाओं के लिए खेलों में भाग लेने के शारीरिक लाभ जो कि इस प्रकार से है। पहला, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, महिलाओं को सक्रिय रहने में मदद मिलती है जिससे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि होने की संभावना कम हो जाती है और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है। तो अगर महिलाएं खेलों में पार्टिसिपेट करेंगी तो जो कुछ आम बीमारियां हैं जो अक्सर महिलाओं को हो जाती हैं, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापे की प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी बीमारियों की जो संभावना है होने की वो कम हो जाती है। ठीक है, और जब बीमारी नहीं होगा तो स्वस्थ जीवन जीने में तो मदद मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए महिलाओं को खेलों में भाग लेना चाहिए। अगर वो महिलाएं जो हैं वो खेलों में भाग लेती हैं तो ये शारीरिक लाभ उनको होगा। और क्या क्या फ़ायदा होगा जी? तो अस्थियों का घनत्व हमें देखने को मिलेगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, खेल उनकी हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा है। अगला, मांसपेशियों में मजबूती लाता है। नियमित व्यायाम और खेलों में भाग लेने से महिलाओं की मसल टोन बढ़ती है और जो उन्हें मजबूत रहने में मदद करती है। एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं मोटापे से बचाव, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मोटे होने की संभावना अधिक होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि महिलाएं जो है ना, खासकर शादी वगैरह के बाद तुरंत ही मोटी वगैरह हो जाती है ना। ये मैं अपने आसपास सराउंडिंग में जो मैंने देखा है उसके बेसिस पर आपको मैं बता रहा हूँ। और ख़ास करके जब एक शादीशुदा महिला का एक बेबी हो जाता है उसके बाद तो मोटे होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद सीधा-सीधा हमारा जो मतलब महिलाओं का जो शरीर होता है वो एकदम फेंक देता है। हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि आपका जो देह है वो फेंक दिया। ठीक है, मतलब कि आपकी जो शरीर है वो मोटा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए उनको खेलों में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए जिससे कि इन चीज़ों से वो बच सके। खेलों में नियमित रूप से भाग लेने में उन्हें आकार में रहने और फिट रहने में मदद मिलती है कि नहीं? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन एंड राइट एनी 3।
तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। पहले तो लाइफस्टाइल डिजीज से बचेंगी, फिर बोन डेंसिटी जो है वो रहेगा सही, हमारा मसल स्ट्रेंथ सही रहेगा, ठीक है, एंड ओबेसिटी यानी मोटापे से बचाव होगा। ओके बच्चों, चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़रा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़रा हमारा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर जो 30वां क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि संतुलन किसे कहते हैं और संतुलन के प्रकारों को समझाइए, एवं जो आपका संतुलन का गुरुत्व होता है, गुरुत्व केंद्र, उसमें खेलों में इसका क्या प्रयोग किया जाता है इसके बारे में संक्षेप में बताइए। तो 3 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए संतुलन क्या होता है, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो ऐसी स्थिति को संतुलन कहते हैं, ठीक है, या संतुलन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर आसपास में पेन है तो आप पेन उठाइए और अपनी 2 उंगली पर अपने पेन को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, देन आप 2 उंगली पर अपने पेन को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि ना तो पेन इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा। फिर आप अपनी 1 उंगली पर पेन को जो है ऐसे बैलेंस करने का ट्राई कीजिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं अपने हाथ में ना ऐसे बैलेंस करने का ट्राई भी कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए जब ये बैलेंस हो जाता है पेन, यानी कि बिल्कुल इसका जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल बीच में आ जाता है, समझ रहे हैं आप। तो उसमें क्या होता है कि ना बल जो होता है इधर लग रहा होता है, ठीक है, ना बल आपका इस साइड लग रहा होता है ना इस साइड लग रहा होता है, बिल्कुल सेंटर में एक बिंदु पर आकर के स्थित हो जाता है। तो यही हमारा संतुलन कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम बैलेंस कहते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर जो फोर्स होता है बिल्कुल इक्वल हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो जो संतुलन होता है वो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, संतुलन 2 प्रकार का होता है, गतिशील संतुलन और स्थिर संतुलन। अब इसमें क्या क्या अंतर होता है गतिशील संतुलन और स्थिर संतुलन में, इसको समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि गतिशील संतुलन क्या होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता ना रखने को गतिशील संतुलन कहते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर या वस्तु गतिशील जब रहता है, ठीक है, और वहाँ पर स्थिरता नहीं रखता है तो उसको गतिशील संतुलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर साइकिल का चलाना, जिम्नास्टिक में यहाँ पर रोल्स करना, ठीक है। तो ये हमारे इसके बेस्ट एग्जाम्पल है गतिशील संतुलन के। अगला होता है स्थिर संतुलन। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में होता है तब उसे स्थिर संतुलन कहते हैं। जैसे जिम्नास्टिक में जैसो कि हैंड स्टेट अथवा योग में शीर्षासन वगैरह, तो इसे स्थिर संतुलन कहते हैं। आगे देखिए गुरुत्व केंद्र व खेलों में इसका क्या प्रयोग होता है। तो देखिए गुरुत्व केंद्र यह एक काल्पनिक बिंदु होता है, एक इमेजिनरी डॉट होता है बच्चों, इस तरह से ना, ठीक है, जिसके चारों ओर शरीर संतुलित रहता है। केंद्र अपना स्थान बदलता है, ठीक है, अन्यथा यह निश्चित फिक्स होता है। तो इस तरह से यहाँ पर गुरुत्व बल मतलब गुरुत्व केंद्र के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर बल के बारे में समझिए। एक शरीर द्वारा दूसरे शरीर को धकेलने या खींचने की प्रक्रिया बल कहते हैं इसको हम लोग, और बल किसी वस्तु के भार एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज बैलेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैलेंस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बैलेंस एंड इट्स यूज इन स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम बैलेंस की बात करें तो जो फोर्स लगता है एक पॉइंट 0 पर, जहाँ पर हमारा सब कुछ लगभग इक्वल हो जाता है, तो वो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। एक डायनेमिक बैलेंस होता है, एक स्टैटिक बैलेंस होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता रखा है, फिर फोर्स के बारे में बता रखा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी कहते हैं। यहाँ पर हमसे चित्र आधारित प्रश्न मोस्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं मुझे कि सर चित्र आधारित प्रश्न यानी केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल तक मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट मेरा प्रॉमिस है कि आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर देना। तो ये जो चित्र है बच्चों, इसमें आप देखेंगे तो ये जो समस्या है, ये कौन सी समस्या है, ये नॉक नी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो नॉक नी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में घुटनों का आपस में टकराना। ये स्थिति क्या होती है, घुटनों का आपस में टकराने वाली स्थिति होती है। जब भी आपको कोई ऐसा इमेज दिखाए तो बोलिएगा ये नॉक नी की प्रॉब्लम है भैया, यानी कि घुटनों का आपस में टकराने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा है हमसे कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए।
तो जब ये स्थिति किसी व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं, ठीक है? और चलते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है? दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। तो इन स्थितियों में घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, आपस में टच होते हैं। तो ये नॉक नी की प्रॉब्लम के अंदर अक्सर देखा जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? तो नॉक नी की जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो मोटापे के कारण आ सकती है, कुपोषण के कारण आ सकती है, विटामिन डी की कमी के कारण आ सकती है, रिकेटस नामक रोग के कारण आ सकती है, लंबे समय तक भारी बोझा अगर कोई ढोता है या उठाता है तो आ सकती है। तब समय से पहले बच्चे को अगर हम लोग चलाते हैं कि चलो मेरा बेटा, चलो मेरी बेटी, इस तरह से करके टाइम से पहले, ठीक है? जब बच्चे का चलने का टाइम नहीं हुआ है, जब तक उसकी मसल्स, मांसपेशियाँ अभी तक मजबूत नहीं हुई है, उससे पहले हम उसको चलाने लग जाते हैं, तो नॉक नी की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि घुटने का आपस में टकराने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए, ठीक है? तो देखिए, सुधारात्मक उपायों की बात करें तो जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या कर सकता है? पद्मासन करना तथा घुड़सवारी करना। वो पद्मासन कर सकता है, ठीक है? घुड़सवारी कर सकता है, फुटबॉल में साइड किक करना, ठीक है? ये चीज़ कर सकता है, और दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगाकर खड़े होना, ये चीज़ कर सकता है। पैरों को सीधा रखकर उसे उठाना, घुटनों के नीचे तौलिया रखकर, पैर सीधा रखकर तकिए को घुटनों से नीचे की ओर दबाना। तो ये चीज़ें की जा सकती है बच्चों। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ये आपका दिया गया है चित्र, और इसके आधार पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि ये फिगर के अंदर कौन सा यहाँ पर दिक्कत था, डिफॉर्मिटी दिखाया गया, तो नॉक नी की प्रॉब्लम है, ठीक है? बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 32वां क्वेश्चन भी वही चित्र वाला है। चित्र देख करके हमें इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लड़की है जो कि कुछ योगा के आसन टाइप का ये कर रही हैं, ठीक है? ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। तो जो यहाँ पर योगा का आसन किया जा रहा है उसे हम लोग कट्टी चक्रासन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कट्टी चक्रासन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। यहाँ पर जो योगा का आसन दर्शाया गया है उसका अर्थ क्या होता है? तो कट्टी चक्रासन, इस जो सो कि शब्द मिलकर बना है, ठीक है? कट्टी जिसका अर्थ होता है आपका कमर, और चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। इस आसन में कमर को दाईं तथा बाईं ओर मरोड़ना अर्थात घुमाया जाता है या घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसीलिए इसका नाम कट्टी चक्रासन रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर घुमा जाता है, ठीक है? आगे देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो जो ये योगा का आसन है इसके 2 लाभों के बारे में बात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि कब्ज से राहत होता है। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है, कब्ज का मतलब क्या होता है कि सुबह-सुबह जब व्यक्ति यहाँ पर फ्रेश होने जाता है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, इस तरह से करके जोर लगाना पड़ता है। तो उस तरह का किसी को प्रॉब्लम है तो उससे यहाँ पर राहत मिलती है इसके अंदर। मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। हाथ और पैरों के मांसपेशियों के लिए ये लाभदायक होता है, और ज़्यादा देर बैठकर काम करने वालों के लिए तो बहुत ही लाभदायक होता है, जो ज़्यादा देर सिस्टम पर बैठ के काम करते हैं। और मैं भी सिस्टम पे बैठ के ही आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे कट्टी चक्रासन करने की ज़रूरत है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियां लिखिए। तो देखिए, सावधानियों की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं, कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द होने की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर कमर में, गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो इस आसन को हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की समस्या है तो यहाँ पर जो ये कट्टी चक्रासन वाला ये है, ठीक है? इसे हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है? कट्टी चक्रासन। क्लियर है बच्चों? चलिए, यही क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश मीडियम में आपको दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में पिक्चर तो हमारा सेम ही रहेगा, बस जो आपका चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट होकर के इंग्लिश में हो जाएंगी। राइट द नेम ऑफ योगासना सोन इन द अबव पिक्चर, तो कट्टी चक्रासन आपका हो जाएगा। बाकी आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं और आंसर कैसे आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए, परफेक्ट। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 33वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि वही नीचे जो चित्र दिया गया है इसको हमें देखना है, और इसके आधार पर प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका आंसर हमें लिखना है बच्चों। तो नीचे आप देख सकते हैं,
एक भैया जी है जो कि कुछ इस तरह से ये कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप देखिए इस तरह से यहाँ पर कुछ ये कर रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भैया जी जो है एक कुछ इस तरह का लकड़ी का बॉक्स टाइप का यहाँ पर रख रखे हैं, ठीक है, और अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर रखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने हाथों को भी बिल्कुल स्ट्रेट कर रखे हैं और बिल्कुल अपने ना खिंचाव को महसूस कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रहा है, ठीक है। धीरे 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 ये जो भैया जी हैं ये और ज़्यादा झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं और इस तरह से अपने आप को पूरा खींचते हुए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चित्र आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको देख लेते हैं। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो इसे हम लोग सिट एंड रिच परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिट एंड रिच परीक्षण। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यहाँ पर सिट एंड रिच परीक्षण सर्वप्रथम 1952 में हुई थी, ठीक है, और जैसो कि मेवेल्स एवं डिलन द्वारा इसका जैसो कि किया गया था शुरुआत, ठीक है। आगे देखिए उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो लचकता मापना, फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है उसको मेजर करने के लिए कि कितना फ्लेक्सिबल है आपका बॉडी, तो ये यहाँ पर सिट एंड रिच परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री बताइए। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी चाहिए हमें चीज़ें? तो सहायक सामग्रियों में आप लिख देंगे सिट एंड रिच बॉक्स की जरूरत होगी, टेप, स्कोर और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पेन और पेपर की हमें जरूरत होगी। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए रहेगा, तो आपको 2 पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करना है। तो जूते तथा जुराब उतारकर फर्श पर टांगे आगे फैलाकर बैठे जाए, पैरों के तलवे जो बक्सा है उसके साथ सीधे सेट होने चाहिए। तो इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। चित्र आप देख ही लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग ही जाएगा कि इसको किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ये पिक्चर दिया गया है उसे स्टडी करना था और इसके बेसिस पर जो हमसे मतलब जो आंसर निकलते हैं उसको हमें आंसर देना था। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका, ठीक है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं करके। पहला क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक क्या है तथा इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो कार्य होता है वो आपको लिखना है। ध्यान से समझिएगा विशेष ओलंपिक के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा आयोजित होने वाले ये खेल भी 4 वर्ष के अंतराल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं, ठीक है। तो ये विशेष ओलंपिक के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना ये कुछ खेल आयोजित करवाए जाते हैं जो हर 4 साल में यहाँ पर आयोजित करवाए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, ठीक है, जिसका श्रेय जो है, जिसका क्रेडिट जो जाता है वो कैनेडी श्राइवर को जाता है, ठीक है। 172 देशों के 50 लाख खिलाड़ियों को मुकाबले व प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह आयोजित होता है। ये सब सोच रहे कितना मास स्केल पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। बाकी इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करने का काम करती है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC न केवल खेल जो होते हैं खेलने में, बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय संघों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है और महिला प्रशासकों, कोच, तकनीकी अधिकारियों और पत्रकारों के लिए क्षेत्रीय सेमिनार भी आयोजित करती है। इस तरह से बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 35वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि व्यायाम पालन के विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। देखिए, व्यायाम पालन बढ़ाने की रणनीतियाँ, यह कई अध्ययनों में देखा गया है कि व्यायाम शुरू कर देते हैं पर उससे बनाए रखने में कठिनाई आती है या उसे बनाए रखने में काफ़ी कठिनाई आती है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ निकल कर के आए हैं कि भैया सारे लोग व्यायाम यानी एक्सरसाइज शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आप अपने आसपास देखिएगा, आपके कई सारे दोस्त होंगे जो बोलते होंगे मैं जिम जाऊंगा, 2 दिन जिम जाते हैं, थर्ड डे या 2 दिन का 1 महीना लगा लीजिए, 1 महीना जिम जाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई वो कारण दे करके फिर वो बैक स्टेप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखा गया है कि कई बार यहाँ पर व्यायाम तो हम शुरू कर देते हैं लेकिन उसे जारी रख पाना बहुत कठिन होता है और कई लोग इस प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि व्यायाम पालन यहाँ पर कई लोग नहीं कर पाते हैं और अगर हमें इससे पालन करना है तो हमें कुछ रणनीतियों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लक्ष्य निर्धारण, हमें एक एम सेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कल को जिम जाते हैं तो आपका क्या एम होगा?
आपका एक ही एम होगा कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और अच्छा खासा आपको मसल बिल्ड करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जा कर के जिम में एक्सरसाइज कर पाएँगे। मतलब कि आपको एक एम रखना पड़ेगा, तभी आप व्यायाम पालन कर सकते हैं। विभिन्नता, बोरियत से बचने के लिए व्यायाम में विविधता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली बेसिस पर एक ही तरह का व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपको बोरियत होगा, ठीक है? और आपके माइंड में से एक बात खटकेगी कि अरे यार बोर हो रहा हूँ, चल छोड़ देता हूँ। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस को ट्राई करते रहना चाहिए। सामाजिक समर्थन, सामाजिक समूह या ऐसे व्यक्ति के साथ रहना महत्वपूर्ण है जिनके लक्ष्य आपके साथ हो और जो आपको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते हो, ठीक है? मैं आपको एक फ़नी बात बताता हूँ, मेरा एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो वो ना मुझे बार-बार बोलता रहता है कि भाई जिम चल ले यार, ठीक है? इस तरह से करके मतलब कि ना करीबन मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अच्छे से हम एक-दूसरे को जानते हैं। तो वो लगभग उसी टाइम से जिम स्टार्ट कर दिया था उसने और मेरे को बोलता रहता है कि जिम करेगा जयप्रकाश, जिम करेगा? मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं करूँगा ठीक है। अब मैं सच बताऊँ तो इन चीज़ों में ना थोड़ा आलसी हो जाता हूँ, ठीक है? मैं एक बार मैंने जिम ट्राई किया भी था बट मैंने समझ गया था उस टाइम में कि मेरे बस की नहीं है, तो मैं पीछे हट गया था, ठीक है? लेकिन वो मैं फिर भी उसको मोटिवेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, भाई तेरे को जिम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा-सा कम्युनिकेशन स्किल में हो जाता हूँ, थोड़ा अच्छा रहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल में, तो ये चीज़ है। तो आपको ना ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप जिम कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए जो कि आपको मोटिवेट करे ये चीज़ करने के लिए, ये ना कि डिमोटिवेट करे, "अरे भाई क्या कर रहा है भाई हमें, क्या होना है? कुछ नहीं होना है।" ऐसे ये वो, सबको एक दिन जाना ही है। अरे भैया जाना है तो इसका मतलब क्या? हम स्वस्थ अपना शरीर रखेंगे, लंबा जिएँगे, अच्छा जिएँगे, है कि नहीं? चलिए, हालाँकि ये मेरे ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो सच होता है वो कड़वा ही होता है। चलिए, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत बताता है कि सकारात्मक व्यवहार को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यायाम के पालन में एक प्रभावी उपकरण होता है, ठीक है? कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, वीडियो को पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? देखता हूँ कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बता पाता है। बाकी यहाँ पर हिंट तो आपको मिल ही गया होगा, ये हिंट पूरा का पूरा। आप देख लीजिए इस तरह से, मैं सीधा आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। बाकी आपने हिंट तो मोटा-मोटा हिंट ले ही लिया होगा आपने और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग आ गए हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है? फिक्सचर तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो लीग टूर्नामेंट होता है, उसके अलग-अलग जो चरण होते हैं, अलग-अलग स्टेप्स जो होते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, स्टेयरकेस विधि। पहले टीम नंबर 1 के मैच सभी टीमों से करवाते हैं, फिर टीम नंबर 2 के सभी टीमों के साथ इसी प्रकार सभी टीमों के साथ मैच करवाए जाते हैं और इसी प्रकार क्रमानुसार सभी टीमों के मैच दूसरी सभी टीमों से करवाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि साइक्लिक विधि होती है जिसके अंदर कुछ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं बच्चों, जैसे यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो तो कुल चक्र बराबर टीमों की कुल संख्या होगी। अगला, यदि टीमों की कुल संख्या सम हो तो कुल चक्र बराबर टीमों की कुल संख्या होगी। अगला, टीमों को इस प्रकार से यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए कि उनके जोड़े बन जाए। यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो तो जोड़े बनाने के लिए बाई को शामिल किया जाता है। यदि टीमों की कुल संख्या सम हो तो नंबर 1 को यहाँ पर फिक्स करते हैं और यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो तो बाई को फिक्स करती है और उसके उपरांत हर चक्र के मैच स्थापित करने के लिए टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर हमारा जो ये सैंपल पेपर था ये खत्म होता है बच्चों। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं और तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अभी के टाइम पे आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जो कि लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है? तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।